अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नवाज शरीफ की अदलिया पर तनकीद बढ़ती जा रही है। हर नया दिन और नई सख्ती उनके बयान में नजर आती है। ना नवाज शरीफ की बातों में नरमी है और ना ही उनकी बातों में सख्ती की वजह से दूसरी तरफ नरमी आ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट से नाअहल शख्स की पार्टी सदारत से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स और सवालात सामने आए। पूछा गया कि क्या कोई खयानत करने वाला पार्टी का सरबराह बन सकता है। कहा गया कि क्या कोई मंशियात फरोश पार्टी सरबराह बन सकता है। सादिक और अमीन ना होने पर नाअहल होने वाला शख्स कैसे पार्टी का सरबराह हो सकता है। ये सवालात आला अदलिया के जजेस की तरफ से पूछे गए। इसके जवाब में नवाज शरीफ का सख्त बयान आज सामने आया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर जजेस को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पीसीओ जजेस हमें क्या अखलाकियात का दर्स देंगे। नवाज शरीफ के सख्त बयान के साथ ही आज अदालत से भी सख्त रिमार्क्स सामने आए। पार्टी सदारत केस में आज समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या कोई शख्स जुर्म करने के बाद जेल से भी पार्टी चला सकता है, जिस पर नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि जी हाँ, नेल्सन मंडेला की मिसाल मौजूद है। इस दलील पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नेल्सन मंडेला सियासी वजूहात की बुनियाद पर सलाखों के पीछे थे। नेल्सन मंडेला मंशियात फरोश या डाकू नहीं थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पर मुनज़्ज़म अंदाज में हमला करना मेरी नज़र में आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। हम आपके मौकिल पर आर्टिकल 6 नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 204 के तहत सजा पाने वाला आर्टिकल 5 के तहत रियासत का वफादार नहीं। क्या ऐसा शख्स पार्टी सरबराह बन सकता है? आज ऐसी सूरत हाल का सामना है, किसी ने ऐसा सोचा भी ना था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हमने सिर्फ यह देखना है कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत क्या कोई नाअहल शख्स पार्टी चला सकता है। नाअहल शख्स ऐसे लोगों को कंट्रोल करेगा जो काम वो खुद नहीं कर सकता। जो लोग नाअहल नहीं हैं उनको नाअहल शख्स कंट्रोल करेगा, ये सवाल पूछा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क जारी रखते हुए कहा कि नाअहल शख्स से टिकट लेकर अहल शख्स नाअहल के कंट्रोल में क्या नहीं आ जाता। अगर हेडवर्क्स ही गदला हो तो पूरी नदी गदली होगी। जब जरिया ही गदला होगा तो फिर सब गदला होगा। इन रिमार्क्स पर सलमान अकरम राजा ने वजाहत पेश की कि टिकट पार्लियामेंट ने जारी नहीं किया, पार्टी सरबराह ने जारी किया है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जो अहल हैं वो आज़ाद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेते, टिकट क्यों ले रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नाअहल शख्स को ऐसे इख्तियारात हासिल होंगे कि वो पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बन जाएगा। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? ये बड़ा अहम मामला है। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मुहाजराई मजीद बढ़ेगी? नवाज शरीफ चाह क्या रहे हैं? सियासी कामयाबियां मिल रही हैं, ऑपोजिशन भी मौसर दिखाई नहीं दे रही है, मगर नवाज शरीफ अवामी मैंडेट के बावजूद अब इदारों की साख दाव पर लगाते दिखाई दे रहे हैं। उनकी इदारों पर तनकीद अब हद से तजावुज़ करती दिखाई दे रही है। अगर एतराज़ है तो इजहार करें, फैसला दुरुस्त नहीं लगता तो उस गलत फैसले के पर तनकीद कर लें, उसे गलत कह लें, रवैया दुरुस्त नहीं शिकायत लगा लें। मगर नवाज शरीफ के अदलिया के खिलाफ बयानात उनके अपने केस और फैसले से आगे बढ़कर माजी की तरफ जा रहे हैं और वो जजेस को उस काम पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं जिसका हिस्सा किसी ना किसी सूरत नवाज शरीफ खुद भी रहे। अगर नवाज शरीफ जजेस को पीसीओ पर हल्फ लेने पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो इफ्तिखार चौधरी ने भी पीसीओ के तहत ही हल्फ उठाया, मगर उनकी बहाली की तहरीक खुद नवाज शरीफ ने चलाई और आज भी नून लीग उसका क्रेडिट लेती है। और जब पीसीओ के तहत हल्फ लेने वाले इफ्तिखार चौधरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ फैसले देते तो नवाज शरीफ उसके हक में बोलते। खुद उनकी जमात के अहम रहनुमाओं ने पीसीओ लाने वाले परवेज मुशर्रफ से हल्फ लिया था। अगर उसे सियासी मसलिहत करार दिया जाए तो फिर जजेस का पीसीओ पर हल्फ लेना मसलिहत क्यों नहीं हो सकती। अगर उसे एक मजबूरी करार दिया जाए तो जजेस का पीसीओ पर हल्फ लेना मजबूरी क्यों नहीं हो सकती। अगर उसे जायज़ करार दिया जाए तो फिर जजेस के पीसीओ पर नवाज शरीफ तनकीद कैसे कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने आज ये भी दावा किया कि वो समझौता करने वाले नहीं। हम उन्हें याद दिलाते हैं फरवरी 2008 के आम इंतखाबात के बाद क्या हुआ था। पीपल्स पार्टी उन इंतखाबात के बाद बड़ी जमात बनकर सामने आई और उसने मुस्लिम लीग नून को भी हुकूमत में शामिल होने की दावत दी। नून लीग हुकूमत में शामिल हुई
और 1 अप्रैल 2008 को नून लीग के 9 अहम रहनुमाओं ने वजारत का हल्फ लिया और उन रहनुमाओं में चौधरी निसार, इसहाक डार, एहसन इकबाल, तहमीना दौलताना, सरदार मेहताब अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर हुसैन, इस वक्त के वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक ने हल्फ लिया परवेज़ मुशर्रफ से। उसी परवेज़ मुशर्रफ से जो एक बार नहीं 2 बार पीसीओ लाए और इसी पीसीओ के तहत जजेस की तकर्री हुई और इसी पीसीओ के तहत सदर बने। नून लीग ने उनसे हल्फ लिया। फिर 1 माह बाद ही 13 मई 2008 को नून लीग के वज़रा हुकूमत से अलग हो गए और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से अदलिया बहाल करने का मुतालबा किया। वही अदलिया जिसने पहले मुशर्रफ से पीसीओ पर हल्फ लिया था, वही इफ्तिखार चौधरी। बाद में अदलिया बहाल हुई मगर पीसीओ जजेस अदलिया का हिस्सा रहे। फिर इसी अदलिया से आने वाले फैसलों पर नून लीग खुश होती रही। खुद मेमो के मामले पर काला कोट पहनकर नवाज शरीफ उसी कोर्ट में गए और उस वक्त याद नहीं आया कि इस कोर्ट में भी पीसीओ जजेस बैठे हैं। उसके बाद जब 2012 में उस वक्त के वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला आया और उस फैसले से पहले जब अदालत रिमार्क्स देती, पीपल्स पार्टी उन रिमार्क्स पर तनकीद करती कि अदालत को अपने फैसलों से बोलना चाहिए ना कि रिमार्क्स से बोलना चाहिए, तो नून लीग अदालत के साथ खड़ी होती, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती, ना कि ये कहती कि पीसीओ जजेस को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ तफसीली फैसला आया, उस तफसीली फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पिटी द नेशन के अल्फाज इस्तेमाल किए और खलील जिब्रान की ये नज़म इजाफी अल्फाज के साथ अपने फैसले में लिखी। उस वक्त पीपल्स पार्टी को बहुत बुरा लगा, पीपल्स पार्टी ने शदीद तनकीद की, मगर उस वक्त भी नवाज शरीफ ने उस अदालती फैसले पर खुशियां मनाई। नून लीग टॉक शोज में जाके उसका दिफा करती नजर आई और फिर बार बार उस वक्त के वजीर आजम से अदालती फैसले पर अमल करने का मुतालबा करती नजर आई और सुप्रीम कोर्ट की तारीफें भी नवाज शरीफ साहब करते नजर आए। उसके बाद भी नवाज शरीफ को कभी याद नहीं आया कि परवेज़ मुशर्रफ से हल्फ लेने वाले, पीसीओ पर हल्फ लेने वाले सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। मगर नवाज शरीफ को अपनी नाअहली के बाद याद आया कि सुप्रीम कोर्ट में पीसीओ जजेस हैं और अगर माजी में ही जाना है तो नवाज शरीफ का अपना माजी जनरल जलानी से लेकर जनरल ज़ियाउल हक तक और फिर जनरल हमीद गुल के आईजीआई के प्लेटफॉर्म से लेकर जनरल ज़िया की मौत के सालों बाद तक उनकी कब्र पर बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर तनकीद और जनरल ज़ियाउल हक को खराज तहसीन पेश करने से भरा हुआ है खुद नवाज शरीफ का माजी। मगर खुद नवाज शरीफ का दावा है कि वो अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ गए हैं और वो खुद दावा करते हैं कि पहले मैं नजरियाती नहीं था, अब हो गया हूं, तो दूसरों के माजी पर क्यों सवालात उठा रहे हैं। हालांकि इस अदालत से नवाज शरीफ को रिलीफ भी मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया केस में नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसी अदालत ने एलएनजी केस में शेख रशीद की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इस सब के बावजूद भी नवाज शरीफ की तनकीद हद से बढ़ती दिखाई दे रही है। अदलिया के रिमार्क्स पर तनकीद हो सकती है मगर नवाज शरीफ माजी में जा रहे हैं जबकि उनके अपने माजी पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बाकायदा तौर पर इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं, उनके पार्टी के दीगर रहनुमा भी ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को तो तौहीन अदालत का नोटिस भी मिल गया। तलाल चौधरी ने भी अपनी तकरीर में पीसीओ जजेस से मुताल्लिक बात कही। मियां साहब, ये है अवामी अदालत, ये नहीं मानती। 2 नोटिस इसको, 2 तौहीन, इसकी तौहीन की गई है। ये अवामी अदालत की फैसले की तौहीन हुई है। मियां साहब, एक दौर वो था जब काबे में बुत बने हुए थे। आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदारा है, वहां भी पीसीओ के बुत बने हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, इनको निकालो, इसको अदालत से निकाल कर बाहर करो। ये इंसाफ नहीं देंगे, ये इसी तरह बदइंसाफी करेंगे। यूसुफ गिलानी के खिलाफ फैसला आया था जज, उस वक्त भी पीसीओ थे। अग्रेशन भी नवाज शरीफ साहब की तकरीर में उतना ही होता था जितना तलाल चौधरी साहब की तकरीर में है, मगर वो उस वक्त अदलिया के हक में होता था। तलाल चौधरी की इस तकरीर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ। आज नवाज शरीफ ने भी पीसीओ जजेस वाली बात कही। क्या नवाज शरीफ भी चाह रहे हैं कि उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस मिले, मुहाजरा की सियासत में मजीद कशीदगी आए? इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब, मियाँ साहब खुद तो कहते हैं मैं नजरियाती हो गया हूँ, अब मेरे माजी में नहीं था।
अब अदालत के पीसीओ उनको याद आ रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि ये पीसीओ वाले जजेस हमें क्या बताएंगे। इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े अच्छे लगते थे ये पीसीओ के जजेस। जब अपने माजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुहाजराई में दूसरों के माजी क्यों याद आ रहा है नवाज शरीफ साहब को और अदालत को ताने दे रहे हैं? देखें शाहजेब, हमारा तो ये बिल्कुल दावा नहीं है पारसाई का, और ना ही कभी मियां नवाज शरीफ ने अपनी पारसाई का दावा किया है। बात तो ये है कि जिनको अपनी पारसाई का दावा है उन्हें चाहिए कि वो अपने माजी के हवाले से अगर कोई ऐसी बात है तो उस बात को जो है वो क्लियर करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज बात की है, देखें अगर ये ऐसा ही होगा कि आप दूसरों के माजी को खंगालेंगे तो फिर उन्हें भी जो है वो मौका मिलेगा कि वो आपके माजी के मतलब जो है वो बात करें, फिर उसका आपको बुरा नहीं बनाना चाहिए। और वैसे भी अदालत जो है, अदालत का जो डेकोरम है, अदालत की जो रिस्पेक्ट है, वो सिर्फ यानी पेश होने वाले लोगों को नहीं उसका जो है वो एहसास करना होता या उसको जो है वो उन्होंने एलिवेट करना होता। अदालत का एक अपना भी जो है वो डेकोरम और एक अपना भी एक रवैया होता है कि जिसमें अदालत के उस डेकोरम को जो है वो मलहूज़ खातर रखा जाता है। अदालत के फ़ैसलों के ऊपर जो है वो तनकीद हो सकती है, लेकिन अदालत के रिमार्क्स का जो है वो जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि रिमार्क्स जो है वो जवाब नहीं होते। और अब अगर ये एक मामला चला है कि बाकायदा देखें, सियासी लीडर जो है उसके ख़िलाफ़ जब भी कोई एक्शन होगा, अदालत की तरफ से होगा या हुकूमत की तरफ से होगा, तो वो तो बयान देगा, वो तो जलसा करेगा, वो जलसे में तकरीर करेगा, उसका तो इसके अलावा और कोई दूसरा काम मगर नहीं है। फिर यही कहिए ना, तो जब आपने कहा कि सुन ले, एक मिनट सिर्फ, आपने कहा कि पारसाई का दावा नहीं है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक्शन हुआ था तो वो कंगरू कोर्ट्स का आपने बयान आपको याद होगा, वो चमक का फैसला, वो कौन सा फैसला था और वो चमक जो है वो किस अदालत के खिलाफ जो है वो बात हुई थी। तो मामला ये है कि सियासतदानों ने तो ये काम उस वक्त करना आपको है। याद होगा ना, जस्टिस कयूम के साथ सैफुर रहमान की गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब लाइन पर वो जो भी मामला। एक सवाल सुन ले, सिर्फ एक सवाल। मसला ये आपने कहा हमारा पारसाई का दावा नहीं है। नवाज शरीफ कहते हैं मैं इस वक्त नजरियाती हूं, आप कह रहे हैं सियासी लीडर यही करेगा, यानी वही पीसीओ जजेस पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे तो नवाज शरीफ साहब नहीं बोले, आज उन्हें पीसीओ जजेस याद आ रहे हैं, इन्हीं के लिए तहरीक चलाई थी जिसका भी क्रेडिट लेते हैं, तो फिर नहीं है नजरियाती, फिर उन्हें अपने सियासी नुकसान, जाती नुकसान नजर आया, चढ़ गए इसी इदारे के ऊपर, कर रहे हैं भरपूर अंदाज में तनकीद, वरना पीसीओ जजेस बड़े अजीज थे जब गिलानी के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ यही ऑब्जर्वेशन आते थे, तो नहीं है ना नजरियाती। देखें नहीं देखें, बात ये तो आप दोनों बातों को जो है वो आप इनको उलझा रहे हैं। मैं जो पहले बात कर रहा था, मैं वो बात जो है वो मुकम्मल कर लूँ कि सियासतदानों ने तो बयानात देने होते हैं। अगर अदालत आलिया या अदालत उज़्मा के मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो जलसों में होने वाली गुफ्तगू, वो सियासतदानों की तकारीर और बयानात का जवाब जो है वो अदालत में बैठ के देना शुरू कर देंगे, तो फिर यही माहौल बनेगा जो इसमें बना हुआ है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सियासतदानों का काम है कि वो सियासत करें, वो सियासी बयान दें। मोहतरम जजेस का ये काम नहीं है कि वो जो है वो सियासतदानों की बातों का जो है वो जवाब दें या अदालत में जो है वो उन अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं नवाज शरीफ? ये अब एक केस चल रहा है कि पार्टी का सरबराह कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, तो अदालत सवाल पूछ रही है सलमान अकरम राजा साहब से कि भाई चोर हो सकता है, डाकू सरबराह हो सकता है, कौन हो सकता है। अदालत अगर अपने सवालात भी ना करे ये सोचते हुए कि कहीं नवाज शरीफ साहब को बाहर बुराना लग जाए और हम पर तनकीद ना शुरू कर दें, एक चल रही है एक समाज, उसमें सवाल कर रहे हैं। नहीं सुन ले, नहीं ऐसा नहीं है। आप ये जो है ना वो सिर्फ सलमान राजा से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उसमें जिस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो मीडिया में आए हैं वो उनका जो है वो रेफरेंस जो है वो और बनता है। लेकिन ये मुझे बताएं कि एक आदमी जो है, अगर आप उससे जो है वो उससे 35 साल पहले होने वाले किसी बात का जो है वो हिसाब मांग सकते हैं, तो क्या आपसे 5 साल पहले होने वाली गलती का हिसाब नहीं हो सकता? अगर एक आदमी ने जो है वो आइन को वायलेट किया है, अपने हल्फ को जो है वो वायलेट किया है, तो उसको क्यों नहीं पूछा जा सकता? मगर राना साहब, अदालत ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस चला, एक तो वो इकामा के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई उनकी, और जो दूसरे केसेस हैं वो फाइनेंशियल नौयत के हैं। अदालत ने ये थोड़ी कहा है कि जनरल जिलानी नवाज शरीफ को लेके आए, जनरल जिया के ये बड़े लाडले थे और उसके बाद IGI के प्लेटफॉर्म भी उससे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया और क्या करते थे, ये तो नहीं कहा अदालत ने। फाइनेंशियल मामलात पर हो रही है, अगर जजेस के फाइनेंशियल मामलात है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दें आप। बात ये है, नहीं बात सुने ना, अगर किसी आदमी को
आप जो है वो किसी छोटे से छोटे जुर्म में जो है वो आज से 35 साल पहले का भी हिसाब मांग रहे हैं, 40 साल पहले का भी मांग रहे हैं, तो क्या फिर आपसे जो है वो 10 साल पहले का हिसाब नहीं मांगा जा सकता? आइन की वायलेशन जो है, आइनी हलफ को जो है वो वायलेट करना, इससे बड़ा जुर्म और ज़मीन के ऊपर या एक रियासत के अंदर को हो सकता है? मगर राना साहब, माजर के साथ मसला है, उसे माफ करने का एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेके गए आपके खिलाफ इमरान खान, आप लोग लेके गए इमरान खान के खिलाफ, 40 साल पुराने सवाल इमरान खान से भी हुए, आप लोगों से भी हुए, तनकीद तो आप जितनी खुल के कर रहे हैं वहां पे भी जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हुए, उनके मामला 40 साल पुराने नहीं थे, 8-10 साल पुराने कुछ मामला उनके भी खुलकर आए, सारे के सारे सामने हैं। तो अगर कोई पटिशन लेके जाएगा तो अदालत नहीं सवाल करेगी, इसका मतलब है जजिस के ऊपर ये तनकीद शुरू हो जाएगी माजी को लेके। नहीं देखें, बात ये है शाहजेब, मैं तो इस चक्कर में पड़ ही नहीं रहा, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि भाई बात यह है कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में अगर कोई हल्के से हल्के भी कोई गलती, कोई कुताही, कोई भूल, कोई चूक की है 35 साल पहले, 40 साल पहले, 45 साल पहले, आप मुझसे हिसाब ले रहे हैं, तो अगर आपने कोई 10 साल पहले बहुत बड़ा जो है वो कोई काम किया है या मेरा इल्ज़ाम है, तो फिर उसके हिसाब के ऊपर फिर आपको तिल मनाना तो नहीं चाहिए। अच्छा, फिर अगर इतना बुरा है, हिसाब दे मुझसे 35 साल पहले का ले रहे, अगर इनसे हिसाब ले रहे हैं तो आपके प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं उन्होंने भी परवेज मुशर्रफ से वजारत का हल्फ लिया था, तो शाहिद खकान अब्बासी से पे भी सवाल करेंगे, अगर कुछ कहेंगे शाहिद खकान अब्बासी साहब के मुझे दर्स ना दो, हल्फ लिया था परवेज मुशर्रफ से, साद रफीक को भी यही कहेंगे, तो यही कहते हैं, एहसन इकबाल को भी यही कहेंगे, सबको यही कहेंगे। शाहजेब बात ये है कि हम तो यही कहते हैं ना कि पंडोरा बक्स ना खोलो, ये जो काम हो रहा है ये ना करो, इस मुल्क को, इस रियासत को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को कायम रहने दो, ये मुल्क इस तरह से कायम नहीं रहेगा। अगर ये बातें ऑपोजिशन में भी जाके कहते रहेंगे, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था और ऑब्जर्वेशन कैसे आते थे इफ्तिखार चौधरी के, आपको बड़े अच्छे लगते थे, आइंदा ऑपोजिशन में जाके भी ये नजरियाती बातें करेंगे। बात ये है कि आप जो है ना वो कन्फ्रंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं मौका दूं कि आप जो बोलना है बोल लें, आपको आपका माजी बैद याद नहीं दिला रहा, माजी करीब याद दिला रहा हूं। देखिए नहीं, बात यह है कि आप सिर्फ टॉक शो की हद तक महदूद ना रहें। देखें, कोई यहाँ पे पारसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है ऑन रिकॉर्ड कि हमसे गलत फैसले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखा है कि हमसे गलत फैसले हुए हैं। ये जो 31 जुलाई का फैसला उसे पढ़ लें आप, मियाँ नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है, जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उन्होंने लिख के कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं। ये कब कहा नवाज शरीफ साहब ने कि ज़िया-उल-हक का साथ दे के गलती की मैंने? ये IJI का प्लेटफॉर्म बना के गलती की मैंने, कब कहा? सुन लेना, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उस वक्त जो स्टेटमेंट दोनों पार्टीज की तरफ से जारी हुई थी उसमें इस बात का बरमला इजहार किया गया था, बल्कि एक अवामी सतह पे एक माजरत की जो है वो सूरत थी कि हमसे इससे पहले जो गलतियां हुई हैं हम उनको आइंदा जो है वो नहीं दोहराएंगे। अदालत ने भी कहा है कि आइंदा जो पीसीओ के तहत हल्फ लेगा, अदालत ने भी कहा है आइंदा कोई पीसीओ के तहत हल्फ नहीं लेगा। नवंबर 2007 में जिन्होंने पीसीओ पे हल्फ लिया उन्हें बरतरफ किया गया, अदालत ने भी कहा है। आप उनका 99 का हल्फ याद दिला के उन्हें ताने मार रहे हैं। देखें बात ये है कि अदालत जो है वो ठीक है, ये बात भी कहती है, लेकिन दूसरे काम भी जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। अब आप देखें, अब कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि शायद अभी वो वक्त नहीं आया कि उनको जो है वो ऑन एयर डिस्कस किया जाए। अच्छा चले ऑन एयर ना करें आप डिस्कस, मगर ये बता दे राना साहब, जो प्रोसेस 28 जुलाई को आगे जो है वो मुकम्मल हुआ है, उस प्रोसेस को अगर आप एनालाइज करें तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये पंडोरा बॉक्सेस जो है वो ना खुले तो बेहतर है। मतलब इदारों को कमजोर नहीं कर रहे नवाज शरीफ साहब, अपने जाती उसमें और रिमार्क्स पर हो सकता है, सवाल किया जा सकता है, मगर इदारे को कमजोर नहीं कर रहे एक दूसरे इदारे को। सुन ले, बात ये नहीं तो क्या अदारा जो है वो सिर्फ एक ही अदारा है या दो अदारे ही सिर्फ अदारे हैं? जो पार्लियामेंट कोई अदारा नहीं है, असेंबलीज कोई अदारा नहीं है, सिर्फ दो अदारों में जो लोग हैं उनकी इज्जत है। पार्लियामेंट अपने आप को मजबूत कर ले, जमातों को ऑन बोर्ड लाएं, पार्लियामेंट नई लेजिस्लेशन कर ले, पार्लियामेंट और मजबूत हो जाए। पार्लियामेंट ने अपने आप को मजबूत करने की कौन सी कोशिश की है? नवाज शरीफ वजीर आजम थे, कितने आते थे? इमरान खान कितने आते हैं? पार्लियामेंट ने कौन सी कोशिश की अपने आप को मजबूती दिखाने की? अगर पार्लियामेंट ने कोशिश नहीं की, अगर पार्लियामेंट जो है वो जब तक कोशिश नहीं करती उस वक्त तक पार्लियामेंट को बेइज्जत करना, सियासतदानों को गालियां देना,
सियासतदानों को जो है वो यानी हर किस्म के जिल्लत में लफ्ज़ों से उनको अबारत करना, ये कहाँ का असूल है जी? राणा साहब, जो नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मगर उसका जवाब क्या सेम करेंसी में देना चाहिए, ये सवाल आपसे हो रहा है कि आप इदारों को कमजोर कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी जाती उसमें कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि माजी में भी ये हो रहा था, सियासतदानों के साथ ही हो रहा था, नहीं ख्याल आ रहा था, खुद आया है तो खुद कमजोर कर रहे हैं। आप चले सुन लें, मियां नवाज शरीफ के सेम करेंसी में बयान देने से अदारा कमजोर हो रहा है, तो अदारे के सेम करेंसी में जवाब देने से कोई कमजोर नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे ही चलेगा राणा साहब? दूसरी तरफ भी तो कोई कमजोर ऐसे ही चलेगा राणा साहब? देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। 2018 के इलेक्शन में ये फैसला होने जा रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत ने रहना है, इस मुल्क ने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे चलना है। इस मुल्क में जो है वो सिविलियन बालादस्ती, अवामी बालादस्ती जो है वो कायम होनी है, वोट का तकद्दस जो है वो हुर्मत जो है वो कायम होनी है। इस तरह से मुल्क चल ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक तरफ मामला ये है, दूसरी तरफ अदालत में पेशी से, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेशी से इस्तिस्ना मांगा था मरियम नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ साहब ने, उनके दामाद ने कि हमें इस्तिस्ना दिया जाए ताकि कुलसूम नवाज की अयादत के लिए जा सकें। वो दरख्वास्त भी उनकी मुस्तरद हो गई है, मुल्क से बाहर जाएं और इस्तिस्ना हाज़िरी से मिल जाए। आम इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के कैंपों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। अपोजिशन और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हर मरहले पर हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से आम इलेक्शन से पहले हुकूमत के लिए सियासी मुहाज पर बज़ाहिर कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा, बल्कि आम इंतखाबात से पहले होने वाले लोधरा के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन की शिकस्त और नून लीग की फतह ने खुद तहरीक इंसाफ के सामने उनकी आइंदा की हिकमत अमली पर सवालात उठा दिए हैं। जहांगीर तरीन की नाअहली के बाद खाली होने वाली NA-154 की निशिस्त पर शिकस्त से तहरीक इंसाफ के अंदर बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। इमरान खान लोधरा इलेक्शन में शिकस्त पर कारकुनों का हौसला तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही शिकस्त की वजह वक्त की कमी और नून लीग के पैसे को करार दे रहे हैं। पहले दिन नतीजा कबूल किया, अपने कारकुनों का हौसला बढ़ाया, अब कह रहे हैं कि नून लीग ने पैसा चलाया। लोधरा के इलेक्शन में इन्होंने ऐसा पैसा खर्च किया लोगों को बदलाने में, चेंज करवाने में, ये वोट लेने में। 3 महीने का MNA बनना था। किसको हम कहते हैं कि 3 महीने रह गए अब आप MNA बने? जो बेहतरीन हमारे लोगों ने कहा कि जो सिर्फ एक बेहतरीन कैंडिडेट हो सकता है वो है अली तरीन, और मैं आज उसको दाद देना चाहता हूँ। वो ऑक्सफोर्ड में बेचारा था, वापस आया है, उसने बेहतरीन कैंपेन किया है। 3 महीने के अंदर जब रह जाए इलेक्शन से, आप कौन आदमी पैसा खर्च करना चाहता है? कौन पब्लिसिटी करना चाहता है? और तो छोड़ें, गाड़ियों के कौन पैसे देना चाहता है जो आखिरी दिन वोटर को लाना पड़ता है पोलिंग बूथ पे? इमरान खान शिकस्त के बावजूद अली तरीन की तारीफ कर रहे हैं, नून लीग पर इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ चेयरमैन PTI का यह भी दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में सिंध और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में किसी अपोजिशन जमात के उम्मीदवार का जीतना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हारती भी है तो इसलिए कि वहाँ पर पैसा नहीं चलता, वहाँ पर इंतज़ामिया आज़ाद है। हालांकि जहांगीर तरीन साहब इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अब से 2 साल पहले बाई इलेक्शन में जीते थे, मगर इमरान खान क्या वजह बता रहे हैं जरा देखिए। अब खान साहब पहले दिन कह रहे थे गलतियों से सबक सीखेंगे, अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान साहब का ये दावा दिलचस्प है कि सिंध और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में पैसा चलता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं है। जबकि NA-154 पंजाब का ही, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस हल्के का, जहां नून लीग की हुकूमत है और जहां से 2015 के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ने नून लीग के सिद्दीक बलोच को 36,000 वोट से शिकस्त दी थी। और उस वक्त 2 साल पहले ये दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इंसाफ की फतह हुई है, यही पुलिस थी, यही नून लीग थी, उन्हीं की हुकूमत थी। यही वजह है कि इमरान खान ने मुखालफिन पर इल्ज़ामात लगाने के साथ साथ आइंदा इलेक्शन के लिए नई हिकमत अमली बनाने का ऐलान भी किया है। 13 फरवरी को सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने पार्टी से 350 नौजवान मांग लिए हैं और साथ ही ये भी वाजे किया है कि उन्हें शिकस्त से डर नहीं लगता। लोधरा का इलेक्शन हुई, मैं अपना वो रात देखा मोबाइल फोन तो भरा हुआ लोगों का रोना धोना, PTI वाले बेचारे के। मैं सोचूं कि एक पहली दफा एक बच्चा लड़ा है, 91,000 वोट ले गया और यह रोना धोना हुआ है।
जो हार से डर जाता है, खौफजदा हो जाता है, वो नवाज शरीफ बन जाता है। और मैंने रात को ही प्लान बना लिया था, जो अभी मैंने आमिर कियानी को बताया है। अब इस प्लान के लिए मुझे 350 लड़के चाहिए। ये जो आ रहा है ना इलेक्शन, ये जो PP 30 का, तो इसके लिए मुझे आमिर आपने मुझे वॉलंटियर्स दिलवाने हैं 350 लड़के। उनको आपने बुलाना है, बनी गाला, उनको मैंने तैयारी करवानी है इस इलेक्शन के लिए। हमें तो हार हरा ही नहीं सकती। वो तो मैं 20 साल ही हार, कितनी दफा, जितनी दफा मैं हारा हूं, पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हारा होगा। मैं तो शुरू ही हार से की थी। हार के लोग 15 साल तो मुझे पता ही नहीं था कभी एक सीट जीता था। इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन के लिए 350 नौजवानों की तरबियत खुद करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन में इन नौजवानों से वो क्या काम लेंगे, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे जो ज़िमनी इलेक्शन में नहीं इख्तियार कर पा रहा है और शिकस्त से दो चार हो रही है। तहरीक इंसाफ हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, मेज़बान प्रोग्राम कैपिटल टॉक हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरे बयानिए की फतह हो गई, डिवाइन जस्टिस है। इमरान खान साहब पहले शिकस्त मान रहे थे, कह रहे थे कि इससे हम सीखेंगे, अब कह रहे हैं कि नून लीग का पैसा चला और इंतज़ामिया, मशीनरी, इस सबको इल्ज़ाम दे रहे हैं। 350 कारकुनों का भी कह रहे हैं। ये लोधरा के बाद PTI की क्या स्ट्रैटेजी कुछ समझ में आ रही है आपको? शाहज़ेब भाई, जो लोधरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान उम्मीदवार को शिकस्त हुई है, ये हो सकता है बहुत से लोगों के लिए गैर मुतवक्का हो, लेकिन ये मेरे लिए गैर मुतवक्का नहीं थी। मुझे ये उसी दिन अंदाज़ा हो गया था जिस दिन नईम बुखारी साहब, जो पनामा केस में नवाज शरीफ साहब के वकील थे, जिस दिन उन्होंने पब्लिकली ये कह दिया था कि जहांगीर तरीन के बेटे को टिकट देना गलत है, उसी दिन समझ आ गई थी कि ये मामला जो है ये कुछ ख़राब हो चुका है। तो इस सारी जो लोधरा के मामले पे जो मेरी राय है, वो शायद लाहौर और इस्लामाबाद में बैठ के तज्जिया करने वाले बहुत से लोगों की राय से मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मेरे ख्याल से लोधरा में जो तहरीक इंसाफ की शिकस्त है, इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि जहांगीर खान तरीन साहब एक गैर मुकामी उम्मीदवार हैं। उनकी वहाँ पर ज़मीनें ज़रूर हैं, उनकी मिल ज़रूर है, लेकिन वो वहाँ पर रहते नहीं हैं। और पिछला जो इलेक्शन था जीतने के बाद वो वहाँ पे बहुत कम गए हैं, उनकी वहाँ प्रेजेंस नहीं थी। उनका वहाँ के मुकामी लोगों के ज़रिए, कुछ मैनेजर्स के ज़रिए राब्ता था। एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि ख़ुद इमरान खान साहब ने ये नैरेटिव दिया था कि वो विरासत की सियासत के ख़िलाफ़ हैं। तो जब उन्होंने खुद ही अपने ही उस नैरेटिव की खिलाफ वर्जी की तो लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये मुस्लिम लीग नून की कामयाबी ज़रूर है, लेकिन ये नवाज शरीफ के नैरेटिव, नवाज शरीफ के बयानिए की कामयाबी नहीं है। अब इस पे बहुत से लोग कहेंगे कि जनाब ये आप किस बुनियाद पे कहते हैं। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी डिफरेंट हैं। ये जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, इकबाल शाह साहब, ये इनको तो नवाज शरीफ साहब जानते ही नहीं थे, इसलिए कि इकबाल शाह साहब और इनका जो ख़ानदान है ये 2002 में काफ लीग में थे। ये लोग जो हैं काफ लीग के टिकट पे इलेक्ट होकर आए थे और 2013 के इलेक्शन में ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते थे। इनका जो बेटा था ये अब्दुर्रहमान कांजू साहब के ग्रुप में शामिल था, जो MPA हैं वहाँ पे। तो ये जो इकबाल शाह साहब हैं, इनका ताल्लुक अब्दुर्रहमान कांजू साहब के ग्रुप के साथ है और अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो हैं वो 2013 के इलेक्शन में वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत कर फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी। अब अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो हैं उनके बारे में आपको ये बताता चलूँ कि अभी कुछ महीने पहले जो कौमी असम्बली में कुछ मुस्लिम लीग नून के अरकान ने कुछ वफाकी वज़रा की सरकर्दगी में एक वाकआउट किया था हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़, जिसमें वो एहतजाज कर रहे थे। एक लिस्ट थी जिसमें कालअदम तंजीमों के हामी जो अरकान असम्बली थे और मिनिस्टर्स थे उनके नाम आए थे। तो जिन लोगों ने वाकआउट किया था हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमती बेंचों से, उसमें अब्दुर्रहमान कांजू साहब भी शामिल थे। तो ये अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो हैं इनको कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ने मिनिस्टर बनवाया और ये मिनिस्टर बन गए। और जब ये बाई इलेक्शन आया तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। जो पुराना मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था उसने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अब्दुर्रहमान कांजू के ज़रिए ये इकबाल शाह साहब जो हैं इनको राज़ी किया और फिर इसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अब्दुर्रहमान कांजू, इन सब ने मिलकर ये सारी स्ट्रेटजी बनाई। और पिछला जो बाई इलेक्शन था जो जहांगीर तरीन साहब जीत गए थे, उसमें जो इनसे गलतियां हुई थी वो गलतियां इन्होंने दूर करने की कोशिश की और जो तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस थी उनको इन्होंने बड़े भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट किया। और इसमें जो अब्दुर्रहमान कांजू साहब हैं उनका किरदार बहुत अहम है और उन्होंने जो वहाँ पे कैंपेन चलाई है,
आप उस कैंपेन की डिटेल्स अगर निकाल के देख लें, खुद उनसे भी बात कर लें, तो उन्होंने उसमें जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने जो तरक्याती काम किए हैं, जो डेवलपमेंट का उनका नैरेटिव है, उसको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं लोधरा की, ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। और ये जो वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते हैं, इकबाल शाह साहब, यकीनन ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और जब तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ हैं, तो ये भी नवाज शरीफ के साथ रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये उधर ही जाएंगे जिधर अब्दुर्रहमान कांजू और शहबाज शरीफ जाएंगे। मिर्जा, बड़ी दिलचस्प बात है, अगर नवाज शरीफ बयानिया नहीं चला तो आपने कहा कि शहबाज शरीफ का जो डेवलपमेंट का बयानिया है, कांजू साहब ने उसकी बुनियाद पर वोट मांगे, वो वहां पर सेल हो गया। तो इमरान खान के पास कोई बयानिया इस वक्त है नवाज शरीफ साहब के डिस्क्वालीफाई होने के बाद, या नहीं है? 350 वो नौजवान कह रहे हैं पार्टी मुझे दे, मैं उनको खुद ट्रेन करूंगा बनी गाला में। उसके बाद इस वक्त क्या मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? बैक टू बैक चकवाल में हारे, लाहौर ने 120 हारे, ये तो अपनी सीट थी लोधरा में, ये हार गए। आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ के नैरेटिव पे हारे, ना कि नवाज शरीफ पर, बट नैरेटिव नून लीग का था। क्या स्ट्रेटजी का फुकदान है, क्या मसला है इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि उनका एक सियासी बयानिया है, तो अगर वो सियासी बयानिया इतना ही मजबूत होता तो फिर लोधरा के इलेक्शन में नवाज शरीफ के जो पुराने उम्मीदवार हैं, जो पिछला इलेक्शन हार गए थे, वो बला तवक्कुफ वो इलेक्शन लड़ने पे हामी भर लेते, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी। अच्छा, अब जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान साहब के नैरेटिव का, तो वो नैरेटिव जो है वो अपना मंशूर या जो अपनी स्ट्रेटजी है उस पर ज़ोर कम देते हैं, और वो नवाज शरीफ साहब पे तनकीद ज़्यादा करते हैं, नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी ज़्यादा करते हैं, और करप्शन के ख़िलाफ़ जो जंग है उसकी बात ज़्यादा करते हैं। तो अब इस पर बहुत ज़्यादा पिछले 2-2.5 साल से बहुत बात हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो अब इस पर तंग भी आ चुके हैं, और ख़ास तौर से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग जो हैं जिन पे बहुत से इल्ज़ामात थे, वो लोग जब से तहरीक इंसाफ में चले गए हैं, तो तब से एक नया नैरेटिव सामने आया है। और वो नया नैरेटिव ऐसा है जिसका जिक्र ना नवाज शरीफ करते हैं, ना इमरान खान करते हैं, ना आसिफ जरदारी करते हैं। और वो नया नैरेटिव ये है कि इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान में एक सियासी लड़ाई चल रही है, ये दरअसल एक पावर स्ट्रगल है, ये कोई नज़रियाती लड़ाई नहीं है। ये नज़रियाती लड़ाई की बजाय एक पावर स्ट्रगल है। एक ही तबका है, अमीर तबका है, जागीरदार तबका है, अमीर लोग हैं, और ये अमीर लोग जो हैं ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये जिस तरह मौसमी परिंदे होते हैं, तो ये मौसमी परिंदों की तरह अपनी जगह बदलते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी नून लीग में चले जाते हैं, वहाँ से उड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं। तो अब आप देखें, अगर आप तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरों को निकाल लें और पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरों को निकाल लें और मुस्लिम लीग नून के कुछ लीडरों को निकाल लें और उनको एक ही स्टेज पे खड़ा कर दें, तो आपको उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और आप किसी आम आदमी से पूछें कि बताएं ये मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं ये कौन सी पार्टी में है, हो सकता है वो बेचारा कह दे हाँ ये तो काफ लीग में है। उसमें अगर फिरदौस शेखवान खड़ी होंगी, उनसे आप किसी आम आदमी से पूछें बताएं ये बीबी किस पार्टी में है, हो सकता है वो बेचारा कह दे कि जी ये तो पीपल्स पार्टी में है। तो लोगों को तो ये भी याद नहीं है कि ये कौन सा लीडर कौन सी पार्टी में है। ये लोग आपस में पार्टियां बदलते रहते हैं। और नवाज शरीफ कह रहे हैं मेरा नैरेटिव कामयाब है, इमरान खान कह रहे हैं मेरा नैरेटिव कामयाब है। असल में कामयाब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का एक ही अमीर तबका है जिसका कोई नजरिया नहीं है, कभी एक पार्टी में होता है, कभी दूसरी पार्टी में होता है, कभी तीसरी पार्टी में होता है, और कामयाबी हमेशा इन्हीं की होती है। लेकिन अवाम समझते हैं कि हमारा नैरेटिव कामयाब हो रहा है। और सब मगर फिर इमरान खान ऐसी सूरत, इलेक्शन आ रहे हैं 3-4 महीने बाद और वो जीतना चाहते हैं इलेक्शन को, अगर वो नवाज शरीफ पर भी फोकस ना करें, इलेक्टेबल्स को भी ना लें, तो अवाम को कैसे दिखाएं कि वो एक अलग पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से? ऐसा क्या स्ट्रैटेजी बनाए इमरान खान के अलग नजर आ रहे हैं इस सारे के सारे सिनेरियो में? देखिए, मैं तो उस इमरान खान को जानता हूं जिसने अक्टूबर 2011 में मीनार पाकिस्तान लाहौर के साए में जो जलसा किया था, उसमें कोई इलेक्टेबल उनके राइट लेफ्ट पे नहीं था। आप याद करें उस जलसे को, कितने इलेक्टेबल्स थे? क्या ये जहांगीर तरीन थे उस वक्त उनके साथ? नहीं थे। ये शाहमुद कुरैशी थे उनके साथ? ये भी नहीं थे। वो शीरी मजारी नज़र आ रही थी आपको, वहाँ पे फैसल जावेद साहब नज़र आ रहे थे, पुराने जो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर थे। तो इमरान खान साहब को अगर किसी ने ये गलत फहमी में डाल दिया है कि भाई आपकी मकबूलियत की वजह इलेक्टेबल्स हैं, तो ये गलत है। इमरान खान अपना जो एक शुरू में जो एक तब्दीली का नज़रिया लेके आए थे, उसकी एक्सेप्टेंस थी, उसकी पॉपुलैरिटी थी, और उसकी वजह से लोग पहले से ये बड़ी जो अमीर और जागीरदार तबके की पार्टियां इनसे तंग आए हुए थे। उन्होंने समझा इमरान खान तब्दीली का निशान है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब भी उसी रंग में रंगे गए। तो अब ये जो इलेक्शन है 2018 का जो इलेक्शन है,
ये इलेक्शन मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि ये किसी नैरेटिव या बयानिए की बुनियाद पर लड़ा जाएगा। ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कुछ रियासती इदारों और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो एक लड़ाई है, ये उसका इलेक्शन है। इसमें देखना है कौन जीतता है। लोगों ने फैसला ये करना है कि उनका काम कौन करेगा, और जिसको जहां पे जो नजर आएगा वो उसको वोट दे देगा। और आप देखेंगे कि इलेक्शन में अब बहुत कम वक्त रह गया। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो ये जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं और इन तीनों बड़ी पार्टियों के जो तीनों बड़े बड़े लीडर हैं, इनके इर्द गिर्द जिस किस्म के लोग हैं, आवाम को समझ आ जाएगी कि इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब मौजूद थे। इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो मामला है उस पर अपना तबसरा कर रहे थे। एमक्यूएम पाकिस्तान में पीआईबी और बहादुराबाद गिरोहों की लड़ाई जारी है। बहादुराबाद वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी को पार्टी कन्वीनियर बना चुके हैं और फारूक सत्तार का मौक़िफ़ है कि वही पार्टी कन्वीनियर हैं और पार्टी के सरबराह भी वही। इसलिए बहादुराबाद वालों के इक़दामात गैर आईनी है। ये मसला आज इलेक्शन कमीशन में जा पहुंचा, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जो कुछ कराची में हो रहा है वो अच्छा खासा हंगामा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद रजा ने ये रिमार्क्स आज डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा की नाअहली के रेफरेंस केस की समाअत पर दिए। आज समाअत में एमक्यूएम पाकिस्तान के बैरिस्टर सैफ ने इस्तदा की कि डिप्टी मेयर अरशद वोहरा के खिलाफ दरख्वास्त फारूक सत्तार ने बतौर पार्टी कन्वीनियर दायर की थी, मगर अब पार्टी के नए कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। इसलिए खालिद मकबूल सिद्दीकी इस केस में फरीक बनना चाहते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनरशिप का मसला चल रहा है। इस बात पर मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर ने इस्तफसार किया कि अभी एमक्यूएम का पार्टी लीडर कौन है। उस पर अरशद वोहरा के वकील हफीज शेख ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में जमा दस्तावेजात के मुताबिक नदीम नुसरत पार्टी लीडर और कन्वीनर हैं। उनका दावा था कि वो साबित कर सकते हैं जितने नोटिफिकेशन जारी हुए वो गलत हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के साथ फ्रॉड किया है। इलेक्शन कमीशन कराची की सूरत हाल को सही सिमत में ले जा सकता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन फारूक सत्तार के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई करे। ये तमाम बातें और दलाइल सुनने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अगर दरख्वास्त मंजूर कर ली तो इसका मतलब होगा कि इलेक्शन कमीशन ने फारूक सत्तार की कन्वीनरशिप के खिलाफ फैसला दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि क्या डॉक्टर फारूक सत्तार खुद दलाइल देने आएंगे, जिस पर फारूक सत्तार के नुमाइंदे एस इकबाल कादरी ने कहा कि आइंदा समाअत पर वो खुद पेश होंगे, जिसके बाद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के बाद एमक्यूएम बहादुराबाद के रहनुमा कंवर नवेद ने इलेक्शन कमीशन के बाहर बात करते हुए कहा कि फारूक सत्तार की सरबराही पर एतराज नहीं, पार्टी आइन और एमक्यूएम की रिवायत के तहत चलाएं तो फारूक सत्तार को सरबराह मान सकते हैं। ये कह रहे थे कंवर नवेद। साथ ही बहादुराबाद की ग्रुप की जानिब से कल जनरल वर्कर्स का इजलास भी बुलाया गया है और इसी इजलास से मुताल्लिक आज एमक्यूएम पीआईबी के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि उनके बहादुराबाद वाले दोस्त कारकुनान को ऑडियो मैसेजेस भेज रहे हैं। साथ ही उन्होंने कारकुनान को पैगाम दिया कि जो लोग पार्टी सरबराह को निकाल देते हैं वो कारकुनों को क्या समझेंगे। एक दूसरे पर इल्जामात लगाना, फिर रूठना मनाना, फिर लड़ना और एक दूसरे के खिलाफ इकदाम करना, आजकल एमक्यूएम पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। खुद कंवर नवेद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा एमक्यूएम। कंवर नवेद जमील साहब बहुत शुक्रिया। कंवर नवेद जमील साहब, आज आपने भी कहा कि वो वापस आ सकते हैं और पार्टी की सरबराही के हवाले से भी कल वसीम अख्तर साहब को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं था। कि ये दुरुस्त है कि अब फाइनली फारूक सत्तार साहब को कहा गया है कि आप भी आ जाएं, बेशक कामरान टिसोरी भी आ जाएं और पार्टी के कन्वीनियर बन जाएं और सरबराह बन जाएं, ये कहा गया है। हमारा ज़्यादा कम्युनिकेशन मीडिया से हो रही है और फिर हमारा अभी जो मैटर है वो फारूक सत्तार भाई से है, तो अभी कामरान टिसोरी कहीं बीच में नहीं है, बल्कि जो भी बात हो रही है वो फारूक भाई की हो रही है। और एज सच अभी उन तक बराह रास्त इस पर वो नहीं हुआ है कि वो आ जाएं और सरबराह बन जाएं। उसके साथ उनके सरबराह बनने के साथ साथ बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, पार्टी को जो पार्टी का आइन है मंशूर है उसके मुताबिक, पार्टी को पार्टी की रवायत के मुताबिक कैसे चला जाएगा। तो एक अच्छा खासा चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन में आज जाहिर है आप लोग गए और बैरिस्टर सैफ की बात उस तरीके से नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर हमने ये कर दिया तो ये साबित हो जाएगा कि हम फारूक सत्तार को सरबराह नहीं मान रहे। तो इलेक्शन कमीशन से भी आपको वो जवाब नहीं मिला। वो 5 मार्च को उन्होंने फारूक सत्तार साहब को बुला लिया। अब कल आपका इलेक्शन जनरल वर्कर्स का, उसके बाद पीआईबी में फारूक सत्तार साहब ने भी किया हुआ है अगले दिन। तो कारकुनान जिसके पास ज्यादा आ गए तो वही बन गया, फिर वही एमक्यूएम होगी अगर आप कल ज्यादा कारकुनान ले आए।
देखिए शाजिब भाई, मैं बताऊं कि जमातें जो हैं वो कारकुनान से नहीं अपने मंशूर से चलती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा साधा तरीक़ाकार लिखा हुआ है और ये पहली दफ़ा एक्सरसाइज नहीं हुआ, इससे पहले होता रहा है। इसी तरीके को एक्सरसाइज करके इश्तियाक हज़र साहब को तब्दील किया गया है, इसी तरह एक्सरसाइज करके नदीम नुसरत साहब तब्दील हुए, इसी तरह एक्सरसाइज करके डॉक्टर इमरान फारूक तब्दील हुए, इसी तरह एक्सरसाइज करके इशरतुल इबाद तब्दील हुए। ये तमाम वो लोग हैं जो किसी वक्त में मगर इसमें एक मसला था, इसमें एक मसला था, ये सब तब्दील होते थे और ये इसलिए तब्दील होते थे कि अल्ताफ हुसैन साहब ये कहते थे, या फिर 22 अगस्त के बाद आप लोगों ने नदीम नुसरत साहब को किया क्योंकि कारकुनान को कोई एतराज़ नहीं था। अब तो मसला कारकुनों तक पहुंच गया ना, पार्टी लीडरशिप आपकी इतनी ताकतवर है नहीं, तो जब इख्तियार कारकुनों के पास चला गया, अगर वो आपके पास कम आए और फारूक सत्तार साहब के पास ज़्यादा चले गए तो कौन डोमिनेट करेगा? देखिए, ये तो नॉमिनेशन पार्टी का जो इलेक्शन होना है वो तो होना है 2020 में, इसलिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का दौरानिया 4 साल है, तो 2016 में हुआ था, उसके बाद वो 2020 में होगा। कारकुन मैटर करते हैं, हर लिहाज से करते हैं। अगर कल को नवाज शरीफ साहब को अलग कर दें, कारकुन उनके साथ खड़े हों, तो कोई ये नहीं कह सकता कि पार्टी का मंशूर बहरहाल ये कहता है, क्योंकि मंशूर के तहत पार्टी चलाने की कोशिश कर लें, इलेक्शन का एक अपना सेटबैक आ जाएगा। इमरान खान के केस में भी यही है, अमीन फ़हीम साहब थे सरबराह मगर चलाते जरदारी साहब थे, क्योंकि ज़ाहिर है पार्टी के कारकुन, तो आपको प्रॉब्लम तो होगा अगर वो पार्टी के इलेक्शन करा लेते हैं फारूक सत्तार साहब और बहुत बड़ी तादाद में कारकुन उनके साथ खड़े हो जाते हैं, इसीलिए आप उनको पैगाम भेज रहे हैं कि आ जाएं भाई, वापस आ जाएं। अगर उनको पैगाम भेज रहे हैं तो उसका कतई मकसद वो नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि घर की बात घर में ही हो जाए। बाकी MQM के कारकुन ख़ुद भी बाशऊर हैं और वो ये बात समझते हैं कि हमें फारूक सत्तार भाई की ज़ात से कोई शिकायत नहीं है। हमारा टोटल इंटेंशन यही है कि पार्टी अपने उसूलों पर, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पर और अपनी रवायत पर चलती रहे। बहुत शुक्रिया कमर नवेद जमील साहब हमारे साथ मौजूद। पार्टी का स्टेटस इस वक्त ये नज़र आ रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल भारतीय जारहियत और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। आज भी ऐसी ही एक कार्रवाई में आज़ाद कश्मीर में भारत की जानिब से स्कूल की वैन को निशाना बनाया गया। स्कूल वैन पर भारतीय शेलिंग से वैन का ड्राइवर शहीद हो गया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक बटल सेक्टर में स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली वैन को निशाना बनाना जेनीवा कन्वेंशन और जंग बंदी मुफाहमत की खिलाफ वर्जी है। DG ISPR के मुताबिक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी गैर अखलाकी और गैर पेशा वाराना रवैये से शहरियों में दहशत फैला रहा है। साथ ही DG ISPR ने इस भारतीय जारहियत की ऐनी शाहिद तालिबा की वीडियो भी शेयर की, जिसमें वो भारतीय हमले से मुताल्लिक बता रही थी। वो शिफ्टें छोड़ के तो जा रहे थे, रास्ते में फायरिंग हुई तो हम सब बहुत डर गए। मैंने सोचा कि गाड़ी के किसी जगह लगी है, तो फिर जब देखा तो साजी भाई जो हमारे अंकल थे उन्हें बहुत ज़्यादा लगी थी, उन्हें बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, हम सब बहुत डर गए थे। मैंने फिर चीखना शुरू कर दिया और वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो काफ़ी देर बाद वहाँ पे लोग जमा हुए। उसके बाद फिर हमने कॉल की तो एक अंकल गए, उन्होंने फिर हमें जाके डेड बॉडी को, वो उधर ही शहीद हो गए थे, फिर उनकी डेड बॉडी जो थी वो अस्पताल में लेके गई तो फिर पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने भी वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस तरह के बिला इश्तियाल और गैर अखलाकी इक़दाम से भारत का असल चेहरा बेनकाब हो गया है। भारत मासूम शहरियों को निशाना बनाकर मुसलसल जेनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि फायरिंग के इस इंसानियत सोज वाक़े पर आज भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज भी किया गया। LOC पर भारतीय जारहियत का ये कोई पहला वाक़या नहीं। दफ्तर खारजा के मुताबिक सिर्फ रवा साल 2018 में अब तक 1.5 माह के दौरान भारत की जानिब से 335 से ज़ायद मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफवर्जी की जा चुकी है और इसमें निहत्ते शहरियों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे 14 शहरी शहीद और 65 जख्मी हो गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक 2017 में भारतीय फौज की जानिब से 1970 से ज़ायद मरतबा LOC और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफवर्जी की गई, जबकि 2016 में भी भारत की जानिब से कई मरतबा LOC पर सीज फायर की खिलाफवर्जियाँ की गई थी। 23 नवंबर 2016 को भारतीय फोर्सेस की जानिब से आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली में मुसाफिर बस को निशाना बनाया था, जिसमें 9 अफराद शहीद हुए थे और फिर बस हमले के मुतासरीन को ले जाने वाली एम्बुलेंस को पर भी फायरिंग की गई थी, जिसमें लोग जख्मी हो गए थे। भारतीय जारहियत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज ईमान साहब।
इजाज़ साहब बहुत शुक्रिया। जब चेक पोस्ट पर भारत की तरफ से एलओसी की खिलाफ वर्जी हो, पाक फौज भरपूर जवाब दे देती है, मगर अब ये सिविलियंस पर हमले पहले भी हो चुके हैं, आज भी ये वाकया हुआ, खुद तालिबा बता रही हैं आंखों देखा हाल। इसका क्या किया जाए कि वर्किंग बाउंड्री एलओसी इस पर ये मामलात ना हो रहे हों, हुकूमतें आपस में इंगेज करें, हालात मामलात बेहतर करें, क्या किया जाए? शाहजेब थैंक यू वेरी मच। ये एक बड़ी सोची समझा मंसूबा है, एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं इंडो यूएस स्ट्रेटजी कहता हूँ। ये अनफोल्ड हो रही है। ये जो स्ट्रेटजी है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को बिलखुसूस और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बिलउमूम अंडर प्रेशर लाना, ये यूएस इंडो स्ट्रेटजी है और इसका 3 फोल्ड एक प्लान है। एक है कि अफगानिस्तान की तरफ से अंडर प्रेशर रखा जाए और टेररिस्ट सेंचुरीज का इल्ज़ाम लगाकर अफगानिस्तान के अमन को ख़राब करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दिया जाए। नंबर 2, फाटा और बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाकर जो हमारा अमन है उसको भी ख़राब किया जाए और दहशत गर्दों की मुआवनत करके जो सीपैक इनिशिएटिव है उसको भी ख़राब किया जाए। दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जो होने वाले जुल्म और बर्बरियत है उसको एक्सटर्नलाइज किया जाए और दुनिया को ये बावर कराया जाए कि ये इल्ज़ाम उन लोगों की वजह से है, ये मूवमेंट जो है इंडिजिनस नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है और हम पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट बेसिस को या कैंप्स को टारगेट कर रहे हैं जिसकी कोई उनके पास न सबूत है न वजाहत है। और तीसरी बात है कि वो हमें दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए पूरे सरगर्म है और अमेरिका अब उनकी मुआवनत कर रहा है और ये जो वॉच लिस्ट पे रखने का प्रोग्राम बना है पाकिस्तान को, ये उसी की एक कड़ी है। मतलब ज़ाहिर है जंग तो किसी मसले का हल है नहीं और ना ही दोनों ममालिक के दरमियान जंग होनी चाहिए। जब भारत ये जारियत दिखा रहा है तो पाकिस्तान के सिफारती सतह पर इस मामले को उठाए, क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? इसके 2 तरीके हैं जी। एक है इसका मिलिट्री रिस्पांस जो बिफिटिंग एंड अपग्रेडेड मिलिट्री रिस्पांस अगेंस्ट मिलिट्री टारगेट्स आना चाहिए हिंदुस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस जहां भी टारगेट हैं। एक तो वो रिस्पांस है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिप्लोमेटिक मनूवर जो है उसको हमें रीइंफोर्स करना पड़ेगा। जो अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको साथ लेकर हमें ये इशू यूनाइटेड नेशन पे रेज करना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेज करना है और चाइना और रशिया जैसे पावरफुल ममालिक को अपने साथ मिलाकर इस मुद्दे को लेकर जाना है यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल में। और जो हमारे फॉरेन मिशन है वेस्ट में और दुनिया पूरी में, उनके ज़रिए इंडियन मजालिम की एक तो तशहीर करनी है और दूसरा ये जो कुछ वायलेशंस इंडिया कर रहा है इसको एक्सपोज करना है अपने उन तमाम मिशन के ज़रिए जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनरल साहब रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।